Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम लॉगरिदम्स और एंटी लॉगरिदम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के बारे में। और इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें फंक्शंस और लिमिट्स को जान लेना चाहिए। तो फंक्शंस और लिमिट्स के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर करते हैं। तो अ क्वांटिटी इज अ थिंग विच कैन बी मेजर्ड। और ये क्वांटिटीज कांस्टेंट और वेरिएबल्स में बांटी जा सकती हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल है पाई, ई, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो अपनी वैल्यू ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज नहीं करते। तो सपोज करो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर 2, 5, 7 या पाई ऐसे इंटीजर्स यूज किए गए हैं, या पाई हमारे पास एक कोई टर्म यूज की गई है, तो उस टाइम पर इनकी वैल्यू ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज नहीं होती है। सो अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एग्जांपल पाई, ई, फ्रैक्शन एटसेट्रा। तो these are certain examples of constant quantities। जो क्वांटिटी ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन अपनी वैल्यू बदलती हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है। तो अ क्वांटिटी विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज नोन एज वेरिएबल। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई और जेड एटसेट्रा। तो जब भी हमारे पास एक इक्वेशन आती है तो हम इक्वेशन में कई बार देखते हैं एक्स, वाई, जेड मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, दीज क्वांटिटीज़ आर वेरिएबल्स, मतलब ये अपनी वैल्यू चेंज करती हैं। तो फर्दर वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब कहा जाता है जब वो क्वांटिटी कोई भी वैल्यू ले सकती है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने किसी चीज़ के मोशन को पढ़ना है, तो हम ये कहते हैं कि अभी कोई बॉडी रुकी हुई है और वो चलना शुरू कर देती है, और कुछ टाइम के बाद, सपोज 10 मिनट के बाद वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। तो अभी हम ये देखते हैं कि टाइम और पोजीशन, तो पोजीशन जो है, उसकी जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है कि 1 घंटे बाद वो 1 किलोमीटर, 10 मिनट बाद वो 1 किलोमीटर आगे चली गई है। तो अगर मैं उसको 5 मिनट के बाद देखूंगा तो उसकी पोजीशन 1 किलोमीटर नहीं होगी, उससे कम होगी। तो अभी हम ये डिसाइड करेंगे हमने टाइम कितने बाद उसको, उस बॉडी को स्टडी करना है, और उसके हिसाब से उसकी पोजीशन की वैल्यू आएगी। तो अल्टीमेटली टाइम भी वेरी कर रहा है और पोजीशन भी वेरी कर रही है। तो हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड कर लिया विच इज़ टाइम। तो टाइम को एक स्पेसिफाइड लिमिट के बीच में हम वैल्यू उसकी डिसाइड कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज पोजीशन, वो रिजल्ट देगा। तो एक वेरिएबल क्वांटिटी विच कैन हैव एनी वैल्यू इन द स्पेसिफाइड लिमिट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a variable quantity whose value depends upon the numerical value assigned to the independent variable is known as a dependent variable। तो इंडिपेंडेंट कोई भी स्पेसिफाइड लिमिट में वैल्यू ले सकता है, और डिपेंडेंट जो है ये स्पेसिफाइड लिमिट में जो इंडिपेंडेंट वैल्यू ले रहा है उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है और वो वैल्यू लेगा। उसके मतलब डिपेंडेंट की जो वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है, वेरी दोनों ही करते हैं। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? तो एक फंक्शन क्या होता है? तो जैसा भी मैंने बताया कि पोजीशन का हमने एग्जांपल लिया कि एक बॉडी का मोशन हम स्टडी करते हैं तो उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से वेरी करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल दोनों ही होते हैं, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे के हिसाब से वेरी करता है। तो इसका मतलब पहला वेरिएबल दूसरे का फंक्शन होता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी y
depends upon the value of some other variable quantity x through some relation such that there exists only one finite value of y for value of x, then y is known as function of x. तो अगर एक वेरिएबल क्वांटिटी y दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी x के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करती है और उन दोनों में एक रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के कारण हमेशा y की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, तो हम y को x का फंक्शन कहेंगे। और इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जनरली हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये टर्म्स हमें क्या बताती है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो एफ एक्स का मतलब क्या है? फंक्शन। तो f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, x, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ x। तो एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x। तो इससे ये इक्वेशन हमें बताती है कि y जो वेरिएबल है वो एक और वेरिएबल x का फंक्शन है। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन है। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x की वैल्यू बदलेंगे, उसी हिसाब से y की वैल्यू बदल जाएगी। सपोज करो x की वैल्यू 0 है, तो अगर x को हम 0 ले लेते हैं तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या आएगी? y आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और वहीं पे अगर x 1 वैल्यू ले लेता है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 4 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 8। तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो मतलब x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, x 1 हो गया तो y 8 हो गया, x 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो चलो 2 हो गया, अभी 1 लिया था तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 और 4 इंटू 2 8, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 21। तो अगर हमने x को 2 ले लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 21। तो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो वैल्यू अलग अलग लेगा, और उसी के हिसाब से y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू क्या है। सो दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स द y इज अ फंक्शन ऑफ x। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y हैव अ डेफिनेट वैल्यू। if x equal to 0 y is 1, if x is equal to 1 then y is equal to 8 and so on। तो इस तरह से ये फंक्शंस होते हैं। तो y भी वेरिएबल और x भी वेरिएबल और y x का एक फंक्शन है, और जनरली हम लिखते हैं y is equal to f। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। तो फिजिक्स में जनरली कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस यूज किए जाते हैं। हम फिजिक्स में जिनको ज़्यादातर यूज करते हैं तो वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहला है पावर फंक्शन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर n। तो ये y x का फंक्शन है और y की वैल्यू वेरी करती है x की पावर n के हिसाब से, और n इज अ रियल नंबर। तो n एक रियल नंबर है। ये n स्क्वेयर भी हो सकता है, n क्यूब भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n 4 भी हो सकता है। तो मतलब x का स्क्वेयर हो सकता है। अगर n की पावर 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई तो x का स्क्वेयर हो गया। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो x का क्यूब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास n की वैल्यू जो भी होगी तो x की वो पावर बन जाएगी, और इस तरह से ये पावर फंक्शन कहलाता है। तो y x का फंक्शन है और ये पावर फंक्शन है। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो y वेरी करता है x के हिसाब से, और उसका फंक्शन उनका रिलेशन क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स हो सकता है, और कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में जब ये रिलेशन निकलेगा तो इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स से, a की पावर x। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं y इज इक्वल टू a की पावर x है। पहले क्या आया था? x की पावर n, और यहाँ पे आया a की पावर x। a इज अ पॉजिटिव नंबर कॉल्ड बेस नंबर। तो इसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहा जाता है क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। तो y a की पावर x से वेरी कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर x को 1 ले लिया जाएगा, तो अगर a सपोज करो 2 है, तो a एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 रहेगा हमेशा। तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, अगर x की वैल्यू 2 कर दें तो x की वैल्यू 3 कर दें, 2 की पावर 3। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 हो जाएगी, या सॉरी 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, या तो अगर x 1 है, अगर 2 की पावर 2 होगी तो 4 होगी, तो 2 के बाद 4 हो गई, उसके बाद 8 हो गई, उसके बाद 16 होगी। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। तो इस फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन भी होता है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो विद द बेस e,
या y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर विद द बेस ई, या एडिशन में भी कुछ हो सकता है, इधर और ऐड कर सकते हैं टर्म। तो ऐसी टर्म्स जब होती हैं जिसमें y x से रिलेट करता है इन द टर्म्स ऑफ लॉगरिदम ऑफ x, तो इसको बोला जाता है लॉगरिदम फंक्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो अभी होता क्या है कि y x के हिसाब से वेरी कर रहा है, और कई बार हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएशन को लिमिट कर देते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। तो एक फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू अ लिमिट p एज इट्स वेरिएबल x अप्रोचेज अ कांस्टेंट c। तो एक फंक्शन एफ एक्स को एक लिमिट p के इक्वल किया जाता है जब उसका वेरिएबल x एक कांस्टेंट क्वांटिटी को अप्रोच करता है, such that the absolute difference between fx and p as x approaches c is negligible but not zero। तो इसको fx को p x की लिमिट के तौर पे लिया जाता है, मतलब fx को c इक्वल टू p कर दिया जाता है जब x c को अप्रोच करता है, जहां पर ये fx और p बिल्कुल पास में नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही छोटा है, जीरो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। तो अभी एक एग्जांपल से आपको समझ आएगा। सो सपोज करो हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स और हमने लिमिट कर दी x अप्रोचेज a और दैट इज इक्वल टू p। तो ये लिमिट फंक्शन हो गया। तो फंक्शन को हमने लिमिट लगाई और उसकी वैल्यू आ गई p। तो फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, अगर हम मानते हैं y एक x का फंक्शन और इनका रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो y की वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो अगर x को 2 ले लो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब इसकी फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग निकाल सकते हैं एक्सेप्ट 2 के अलावा। क्यों? क्योंकि अगर x को 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो हमारे पास ये y की इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाएगी। तो 0.0 एक इनफाइनाइट टर्म बन जाती है। तो हमारे पास क्या है, तो ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते 0/0 को, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन इट। हाउएवर वैल्यूज ऑफ x वेरी नियर टू क्लोज टू x 2 मोर देन और लेस देन 2 द फंक्शन कम्स आउट टू बी। तो अभी हम 2 के लिए नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 के आसपास की टर्म्स के लिए डिफाइन कर देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारा x 2 को अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा। तो 2 के आसपास वाली टर्म्स कौन सी हो सकती हैं, 2 के आसपास 1.99 हो सकता है, 2 से छोटा 1.98 हो सकता है, 2 से बड़ा लिया जाए तो 2.01 हो सकता है, 2.02 हो सकता है। तो इन वैल्यूज़ के लिए, x की वैल्यूज़ के लिए हम fx निकालते हैं। तो अगर 1.98 हो x, तो 1.98 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.98 माइनस 2, तो इसको जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर आ जाता है 3.98। सिमिलरली जब x 1.99 हो तो 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आती है 3.99। जब x 2.01 हो तो 2 नहीं पुट किया हमने, 2.01 कर दिया, तो हमने 2.01 पुट करके किया तो वैल्यू आई 4.01, और अगर x को 2.02 किया तो वैल्यू आई 4.0। तो अल्टीमेटली 2 के आसपास की वैल्यूज हमने देखी, तो ये 4 के आसपास वैल्यूज हैं। तो 3.98, 3.99, 4.01, 4.02। तो हमने ये देखा कि अगर ये वैल्यू 2 होती तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 हो जाती। तो y फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो x की 2 वैल्यू के लिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 4। तो वी कैन राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेज 2। तो जब x अप्रोच करता है 2 को, x 2 नहीं है, जब अप्रोच कर रहा है मतलब x की वैल्यू 2 के बहुत नज़दीक है लेकिन 2 नहीं है एग्जैक्टली, तब हमारा फंक्शन की वैल्यू आती है 4। तो अल्टीमेटली ये लिमिट जो है हमारे पास, इसको हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो हमारी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में इसको यूज़ किया जाता है फिज़िक्स में, और ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं लिमिट्स का, वो हम एंगल्स में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में करते हैं। तो जैसा कि लिमिट जब हमने साइन थीटा की वैल्यू कहीं पे पुट करनी होती है तो हम लिमिट पुट करते हैं थीटा अप्रोचेज 0। तो हम कई सारी डेरिवेशन में ये देखते हैं कि हमारा जो एंगल है थीटा वो बहुत छोटा होता है। तो अगर बहुत छोटा एंगल है, मतलब थीटा अप्रोचेज 0, तो बहुत छोटा है, 0 के काफ़ी नज़दीक है, उस टाइम पे हम साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल ले लेते हैं, जहाँ पे वो थीटा रेडियंस में होता है।
ठीक है ना। तो हम डेरिवेशंस में ये लिमिट्स की यूज़ करते हैं कि जब वो थीटा 0 का अप्रोच कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा है। तो यहाँ पे ये जैसे फंक्शन था तो 2 के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमने लिमिट लगाई कि x अप्रोचेस 2 तो ये फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 है, तो हमने 4 ले ली। वैसे ही हमने साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 उसको इक्वल टू थीटा ले लिया। सिमिलरली जब हम tan थीटा लेते हैं, थीटा अप्रोचेस 0 देन इट इज इक्वल टू थीटा, एंड फॉर cos थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 इट्स वैल्यू इज टेकन एज 1। तो ये कुछ लिमिट्स के यूज़ हैं हमारे पास फिजिक्स की डेरिवेशंस में। तो ये हमें लिमिट की क्लियरिटी हुई। नाउ कम्स द अनदर टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ हम बहुत करते हैं हमारे फिजिक्स की डेरिवेशंस में। तो डिफरेंशिएशन होता क्या? द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल y with respect to x is defined as instantaneous rate of change of y with respect to x and it is denoted by dy by dx। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि हमारे पास y जो था वो x का फंक्शन था, ठीक है जी। y x की वैल्यू वेरी करो तो y की वैल्यू भी वेरी होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने x की वैल्यू कुछ वेरी करवाई और y की वैल्यू भी वेरी होगी। तो y की वैल्यू कितनी बदली, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू कितनी बदली थी। जब हम ये चेंज बटा चेंज करेंगे, मतलब चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन x कितना हुआ, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर y एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस टाइम पे अगर x की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी जाती है डेल्टा x से, तो y की भी वैल्यू बढ़ जाती है कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा y से। तो अल्टीमेटली y एफ एक्स था तो y प्लस डेल्टा y क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा x हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा y निकालना चाहूँ तो y प्लस डेल्टा y माइनस y कर देते हैं, विच विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। और यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। तो कितनी वैल्यू ऑफ x बदली जिसके लिए y की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो ये y की नई वैल्यू होगी और ये पुरानी, तो ये कितना चेंज आया, कब, जब x की वैल्यू इतनी बदली है। तो इसको, इस टर्म को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो ये चीज़ देखो, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y देन इट इज डिवाइडेड बाय द चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो पहले डिफरेंस निकाला गया, फिर डिवीजन की गई और दोनों को मिला के दो ऑपरेशंस किए गए, डिफरेंस और डिवीजन, और इन दोनों को मिलाकर के नाम क्या दे दिया गया, डिफरेंशिएशन। सो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन कैलकुलेट लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो हम डेल्टा y बाई डेल्टा x की, अगर हम अब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाहें तो हम ये कहें कि y कितना बदला जब थोड़ा सा x बदला, बिल्कुल थोड़ा सा। इसका मतलब x थोड़ा सा बदला तो x में कितनी चेंज इन x क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 0। सो इंस्टेंटेनियस अगर रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो लिमिट हम क्या करेंगे, x को, डेल्टा x को अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये लिमिट आ गई, और इस लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो मतलब जब डेल्टा एक्स 0 तो बहुत ही थोड़ा सा चेंज हुआ, तब कितना y में चेंज आया, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। सो इन डिफरेंशिएशन firstly we find difference of the values of function fx and then divide it by the change in independent variable, and that is why it is known as a differentiation. Geometrical interpretation of derivative of function देख लेते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि डेरिवेटिव क्या करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है हमने किसी भी चीज़ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है तो हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव है, पहले हमने जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका चेंज देखा। जब हमने इंडिपेंडेंट को चेंज किया तो डिपेंडेंट की वैल्यू चेंज हुई, तो कितनी चेंज हुई, डिवाइड किया कितनी इंडिपेंडेंट की वैल्यू हमने चेंज की थी। तो पहले हमने डिफरेंस निकाला और फिर डिवीजन
तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन हम देख लेते हैं। तो सपोज करो y एक x का फंक्शन है और ये ग्राफिकली इस तरह से शो किए जा सकते हैं। y हमारा y एक्सिस पे शो किया, x वेरिएबल x एक्सिस पे है और ये ग्राफ शो करता है ए बी। ये रहा y इज अ फंक्शन ऑफ x और ग्राफिकली इसको ए बी से शो किया जा सकता है। ये रहा ए बी हमारे पास ग्राफ, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी हमने क्या किया, इस ए बी ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए p और q। तो p पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा x, हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू x है और इसकी y है। वहीं पे हमने q पॉइंट लिया तो q पॉइंट पे नया जो वैल्यू थी वो हो गई x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। नाउ हमने इन p और q को ज्वाइन कर दिया, तो कर्व तो इस तरह से जा रही है, ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने p और q को एक कोड को ज्वाइन कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इसको आगे तक लेते गए और यहाँ पर हमने देखा ये r पे जाकर x एक्सिस पे मीट कर। तो ये पी क्यू जो है ये एक लाइन है और इसका एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है। जैसे ये वाला एंगल भी अल्फा ही शो होगा क्योंकि पी एस भी हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, क्यू से एक नीचे को और इंटरसेप्ट बना लिया एक्स पे जिसको Q1 कह दिया और पी पे एक इंटरसेप्ट बना दिया जिसको P1 कह दिया और पी एस हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो ये पी एस और पी क्यू पी एस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। सो लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ कर्व ए बी। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स को कर्व ए बी से शो किया जा सकता है। यहाँ पर हमने दो क्लोज पॉइंट ले लिए p और q। ज्वाइन पी क्यू, दिस कोड मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट, तो यहाँ से क्लियर है ये पी एस किसके इक्वल है, पी एस पी वन क्यू वन के इक्वल है और पी वन क्यू वन किसके इक्वल है। देखो पी वन क्यू वन निकालना है तो ओ क्यू वन माइनस ओ पी वन कर दो, तो ओ क्यू वन है ये रील पूरी और उसमें से ओ पी वन निकाल देंगे तो रह जाएगा पी वन क्यू वन। तो ओ क्यू वन माइनस ओ पी वन कर देते हैं। तो ओ क्यू वन है कितना, ओ क्यू वन यहाँ पे कितना है इसका, देखो x का इंटरसेप्ट इसका कितना है x प्लस डेल्टा एक्स और इधर इसका कितना है x, तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स जो है वो आ गया हमारे पास ये ps, तो ये आ गया डेल्टा x। तो ps की वैल्यू आ गई डेल्टा x, तो हमारे पास ये px जो आ गया ये आ गया डेल्टा x। सिमिलरली जब हम ps को इधर एक इंटरसेप्ट ले लेंगे और q को इधर इंटरसेप्ट ले लेंगे तो हम qs की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। qs की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा y, क्योंकि अब ये इंटरसेप्ट लेंगे तो टोटल हो गया y प्लस डेल्टा y और ये इतना हो जाएगा y, तो हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा y। तो qs की वैल्यू आ गई डेल्टा y। तो अगर स्लोप ऑफ दिस कोड पी क्यू निकालना चाहें तो इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये QS डिवाइडेड बाय PS। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू आती है tan ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू QS बाई PS और ये इक्वल आ गए डेल्टा y बाय डेल्टा x। और डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x। तो y प्लस डेल्टा y क्या होता है, y प्लस डेल्टा y है फंक्शन x प्लस डेल्टा x पे, तो y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, फंक्शन है x प्लस डेल्टा x का माइनस y है फंक्शन x का डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमने कोई भी चीज़ देखो इस पे हमने ये देखा था कि हमने डेरिवेटिव पे हमने क्या करनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, हमने जो ये पी क्यू के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं ये, तो पी क्यू थोड़ी दूरी पे है, हम क्या करते हैं, हमने Q को P के पास लाते गए। सो जब तक हम ये पी क्यू का डिस्टेंस थोड़ा करते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली आती जाएंगी। फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम साथ में। हमने एक बॉडी के मोशन को स्टडी करना है तो हम ये ग्राफ बना देते हैं। हम इसको मानते हैं कि हमारा पोजीशन वाई एक्सिस पे शो कर रहा है और टाइम एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है। हमारी बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, सपोज करो हमारी बॉडी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन में शुरू से लेकर आखिर तक कितना फ़र्क आया, 30 किलोमीटर, और उसने ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा लगाया। तो हमने क्या किया, हमने जब ये टाइम शुरू हुआ तो हमने क्या किया, हमने रास्ते में 15 मिनट से लेके 45 मिनट पे 2 पॉइंट्स बना लिए, 15 से 45 ये। तो हमने जब इसको ज्वाइन किया तो हम इसको 15 मिनट से लेके 45 मिनट्स के बीच में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब 15 से 45 के बीच में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आती है कि मैंने कहा कि ये
15वें मिनट से लेके 45वें मिनट में कितनी दूरी तय की और कितना टाइम लगा, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमने ये देखो ये वाला टर्म निकाल दी और ये वाली टर्म निकाल दी, तो डेल्टा एक्स निकाल दिया, डेल्टा वाई निकाल दिया, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स किया तो हमने स्पीड निकाल दी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन ये हमारे पास जो स्पीड आई ये हमारे पास आई 15 से 45 के बीच की, मतलब ये एवरेज आई। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 15th मिनट पे ही मुझे स्पीड बताओ, सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 15th मिनट पे, मतलब अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी शुरू हुई रेस्ट से और उसके बाद उसने 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया और 15th मिनट पे उसकी स्पीड बता दो, तो 15th मिनट पे बतानी है हमने, तो 15th मिनट पे हमने बतानी है, लेकिन हमने ये 15 से 45 के बीच की बताई है, इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू को पी के पास लाते रहते हैं, तो क्यू और पी का डिस्टेंस कम करते रहते हैं, तो पी के साथ इसके पास 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 लाते रहेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा पी और क्यू बहुत ही पास में आ जाएंगे, पी और क्यू बहुत पास में आ जाएंगे। तो पी और क्यू बहुत पास में आने का मतलब है ये P1 और Q1 बहुत पास में आ गए, दैट मीन्स डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। उस टाइम पे हमारा पी और क्यू पॉइंट की जो कोड होगी वो बन जाएगी टेंजेंट एट पॉइंट पी। देखो अगर क्यू यहाँ पे आता है तो ये ऐसी कोड बन जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा, पास में आ जाएगा तो और पास में कोड बनेगी। तो अगर पी क्यू बहुत साथ में होंगे तो इस कर्व के एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी पी पे, और ये टेंजेंट लाइन जब एक्स एक्सिस पे जाके मिलेगी तो ये एंगल बनाएगी थीटा। तो इसका मतलब पी पे वो टेंजेंट लाइन खींच दी गई और उसका एंगल हो गया थीटा। तो ये जो पी क्यू कोड थी जो बहुत पास में पॉइंट है, जब एक्स अप्रोचेज 0 होगा, जब डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन टाइम जो है, हम एग्जांपल जो ले रहे थे, जब डेल्टा एक्स 0 अप्रोच करेगा उस टाइम पर क्या होगा कि हमारे पास ये टेंजेंट बन जाएगी पी पॉइंट पे, और टेंजेंट की जो अब हम स्लोप निकालेंगे उससे हमें इसका जो स्लोप आएगी tan ऑफ थीटा, और उससे पता लगेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। जब डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 होगी तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा, और लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हमें ये क्या बता रही थी, हमें ये डेरिवेटिव बता रही थी। ये देखो ये चीज़ थी, ये क्या थी, dy बाई डी एक्स। सो अल्टीमेटली जब हम इन दोनों पॉइंट्स को बहुत पास में लाएंगे तो ये डेल्टा एक्स जो होगा वो अप्रोचेज 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे हमारे पास tan थीटा आएगा। तो इसका मतलब पी पे जो टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप आएगी, और वो स्लोप हमें उस पॉइंट पे स्लोप जो है वो हमें क्या बताएगी, वो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताएगी। तो dy बाई डी एक्स मतलब इस एग्जाम्पल में पोजिशन का चेंज बटा टाइम का चेंज, मतलब वेलोसिटी बताएगी। तो स्लोप एट दैट पॉइंट विल टेल अस अबाउट द वेलोसिटी और वी कैन से स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो ये ग्राफ जब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो पी पॉइंट पे आप इस पे अगर स्लोप निकालोगे पी पॉइंट के टेंजेंट पे, तो आपको वो टेंजेंट क्या बताएगी, वेलोसिटी बताएगी। तो ये फिजिक्स में इस तरह से हम इस डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। सो नाउ व्हेन पॉइंट पी, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है इसको। नाउ व्हेन पॉइंट क्यू अप्रोचेस पी वी गेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें मिलेगी। व्हेन क्यू almost coincides with P, the chord PQ becomes almost a tangent to the curve P, and let it makes an angle theta with x-axis. The slope of this tangent will be tan theta. तो जब ये लिमिट x approaches 0 तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट x approaches 0 होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स with respect to x at any point is equal to the slope of tangent to the curve representing y is equal to fx at that point। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पे स्लोप है टेंजेंट की। ठीक है ना। एक पॉइंट पे अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो पी पॉइंट पे हमने निकालना था इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स शो क्या करता है, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा ग्राफ लिया है। जैसे आपने अगर पोजीशन टाइम ग्राफ लिया है तो पोजीशन का चेंज डी वाई बटा टाइम का चेंज डी एक्स, तो ये बताता है स्पीड। इसका मतलब पॉइंट पी पे हमारे को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप हमें क्या बताएगी, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या शो कर रहा है ग्राफ में, वेलोसिटी। तो आगे हम फिजिक्स के इसके यूज़ देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम एट अ गिवन इंस्टेंट। तो एक गिवन इंस्टेंट पे इसका मतलब लिमिट क्या है, टाइम अप्रोचेज जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो जब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, जब टाइम बिल्कुल जीरो अप्रोच करा तो कितना डिस्टेंस मूव करता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, तो डी एस बाई डी टी बताता है। इसका मतलब अगर आपके पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ है और एक पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो ग्राफ के उस पॉइंट पे। तो जो हमारे पास ये ग्राफ ए बी है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो आपको डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताएगा, या इन अदर वर्ड्स वो स्पीड बताएगी आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वहीं पे अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। तो डी बाई डी टी निकालना है आपने, तो किसी भी कर्व में जिस पॉइंट पे आपने डी बाई डी टी निकालना है, तो उस पॉइंट पे आप फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। वो टेंजेंट का जो स्लोप होगी टेंजेंट की, वो आपको क्या बताएगी, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज v। अगर आप इसको वेलोसिटी लेते हो और इसको टाइम लेते हो इधर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डी बाई डी टी क्या होएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उसकी स्लोप निकाल दो, वो आपको डी बाई डी टी बताएगी। और डी बाई डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमें क्या इससे, इसका फिजिक्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ किया जाता है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने में यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास वेलोसिटी होती है डी एस बाई डी टी और वहीं पे एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी, और v क्या होता है डी एस बाई डी टी, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन हो जाता है, तो डी टू एस बाई डी टी भी लिख दिया जाता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है हमारे लिए कि हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स हमने देखी। तो फंक्शन एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो फंक्शन हमें क्या देता है, फंक्शन हमें ये बताता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किस तरह से रिलेट होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज की जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन कह देते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से इसको शो किया जाता है। फिर हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं उनको देखा। फिर उसके बाद हमने लिमिट का कंसेप्ट समझा कि लिमिट में जब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को जब अप्रोच करता है, तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन होता है उसकी एक वैल्यू आ जाती है जो कि एग्जैक्टली इक्वल ना होकर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। और इस लिमिट का यूज़ हम फिजिक्स में कई बार करते हैं टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस सच एग्जांपल्स आर, हम जब साइन थीटा की वैल्यू कई डेरिवेशन में लेते हैं, तो जब थीटा अप्रोचेज जीरो, जब हमारा एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा ही ले लेते हैं। सिमिलरली जब टैन थीटा हो तो थीटा अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो, तो थीटा अप्रोचेज जीरो तो टैन थीटा को भी थीटा ले लिया जाता है। फिर हमने डिफ्रेंशिएशन देखा। तो डिफ्रेंशिएशन दो ऑपरेशंस एक साथ किए जाते हैं इसमें। तो ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो y एक और वेरिएबल x का फंक्शन होता है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जाती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कह दिया जाता है। तो जैसा कि अगर हम हमारे x की वैल्यू चेंज करें तो चेंज इन x वैल्यू डेल्टा x हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी बदलती है, तो कितना चेंज आता है फंक्शन में डिवाइडेड बाय कितना इंडिपेंडेंट में चेंज किया गया, और इसको हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कह देते हैं। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं और फिर डिवीजन करते हैं। तो ये दो ऑपरेशन एक साथ करते हैं, तो डिफरेंस और डिवीजन, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएशन नाम दे दिया गया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने देखा कि अगर y x का फंक्शन है और इसमें ग्राफिकली ए बी कोई कर्व से शो किया जाता है, तो जब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव की, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये किसी भी पॉइंट के ऊपर उस कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट की स्लोप जो होती है वो हमें डेरिवेटिव देती है या इंस्टेंट वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दे देती है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें एक पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट की टेंजेंट की स्लोप से, और इसका यूज़ हम करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइम पे।
होपफुली अब ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। आने वाले लेक्चर में हम डिफ्रेंशिएशन के कुछ और आगे बचे हुए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।